Hi, good evening. Welcome to Authors Talk by Trishna, The Vault of Vishnu हिंदी ट्रांसलेशन में। चलिए आइए शुरू करते हैं एपिसोड 46। कंबोडिया में अन्वेषण दल भुजांग को परिणाम देने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रहा था। उन्होंने अंकोर वाटी में अपनी खोज का व्यापक बनाने के लिए हर संभव तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने पूरे लेआउट का मूल्यांकन किया था, विशेष रूप से मंदिर के पूर्व पश्चिम दिशा का, जो इस क्षेत्र के अधिकांश मंदिरों से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि बेस रिलीफ भी वामावर्त दिशा में थे। इसे क्या समझा जा सकता है? टीम लीडर ली को ही इसका उत्तर मिल गया था। हिंदू अंतिम संस्कार सामान्य अनुष्ठानों के विपरीत क्रम में होते हैं। यदि परिसर का मूल डिज़ाइन न केवल विष्णु को सम्मानित करने के लिए था, बल्कि एक अंतिम संस्कार परिसर के रूप में भी काम करता था, तो इसका मतलब ये होगा कि सब कुछ सामान्य के विपरीत है। इस स्मारक के निर्माता सूर्यवर्मन द्वितीय महान किन शी हुआंग की तरह अमर होने की खोज में थे। हमें खोज जारी रखनी चाहिए। सभी संकेत अनुकूल हैं। ली की टीम के सदस्य समझ गए। सभी महान राजा अमरता की लालसा रखते थे और चीनी शासक भी उपवाद नहीं थे। शक्तिशाली किन शी हुआंग ने मरने के बहुत बाद तक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए टेराकोटा सेना बनाने में लाखों खर्च किए थे। उसके साथ 8,000 मिट्टी के सैनिक, 130 रथ और 670 घोड़े भी दफनाए गए थे, जिन्हें आश्चर्यजनक रूप से बनाया गया था। और किन शी हुआंग की खोज सिर्फ परलोक के बारे में नहीं थी, वह वास्तव में हमेशा के लिए जीना चाहता था। चीन के सभी 6 युद्धरत राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद वह निसंदेह इस देश का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। लेकिन क्या वह शाश्वत भी हो सकता था? डिप्टी टीम लीडर ने बताया, किन शी हुआंग ने एक औपचारिक आदेश जारी किया था, जिसके तहत चीन के लोगों को एक ऐसे अमृत की खोज करनी थी जो उन्हें अनंत जीवन दे सके। विडंबना ये है कि उन्होंने सिनेबार या पारासल्फाइड का सेवन जारी रखा, इस विश्वास में कि ये उसे अमर बना देगा। इसके बजाय उसे 29 वर्ष की आयु में ही जहर दे दिया गया, जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो गई। टीम के एक अन्य सदस्य ने कहानी को आगे बढ़ाया। उसने अपने निजी जादूगर जूफू को अमरता के अमृत की खोज के लिए पूर्वी समुद्र में भेजा। उसे 60 जहाज, 5,000 चालक दल के सदस्य और 3,000 सहायक कर्मचारी दिए गए थे, ताकि वे उस औषधि को खोज कर वापस ला सके। इसके बजाय जूफू ने जापान की खोज की और खुद को इस क्षेत्र का राजा घोषित कर दिया और वापस लौटने से इनकार कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति, अगर वह खाली हाथ लौटता तो शायद उसके मालिक ने उसे मौत के घाट उतार दिया होता। ली ने बीच में ही कहा, सभी संकेत बताते हैं कि अंकोर वाट को महान सूर्यवर्मन द्वितीय के लिए एक अंत्येष्टि परिसर के रूप में डिज़ाइन किया गया था, ताकि वे अपनी मृत्यु के बाद भी शासन करना जारी रख सके। पिछली बार हमने 7 फोकस क्षेत्रों पर निर्णय लिया था जो आशाजनक थे, और हमने अपने संसाधनों को उसी के अनुसार आवंटित किया था, लेकिन इनमें से प्रत्येक क्षेत्र बेकार साबित हुआ है। क्या हमारे पास कोई नया विचार है? वहाँ एकदम सन्नाटा था। हर रात वे बिस्तर पर गिर जाते थे और सूर्योदय से पहले फिर से काम शुरू कर देते थे। ये एक असंभव काम था जो सबसे मजबूत लोगों को भी डरा देता।
भले ही भुजांग ने उन्हें अपनी तकनीकी सहायता और संसाधन दिए होंगे। शोधकर्ता अपने नियंत्रण कक्ष में एकत्रित हुए और आगे के रास्ते पर घबराहट से चर्चा की। उनमें से एक ने सुझाव दिया, क्या हमें अंकोर वाट के बाहर के मंदिरों पर विचार करना चाहिए? अंकोर पार्क में कई मंदिर हैं जो अंकोर वाट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन भुजांग को कौन बताएगा कि अंकोर को स्कैन करने में, यहाँ तक कि सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किए गए क्षेत्रों को स्कैन करने में भी सालों लग सकते हैं। ली के डिप्टी ने निराशा से पूछा। उनमें से कोई भी बुरी खबर देने वाला नहीं बनना चाहता था। भुजांग आक्रामक रूप से सफलता की तलाश में और उम्मीद कर रहा था कि उनकी खोज सफल होगी और खेल को बदलने वाली होगी, जबकि सफलता का मतलब पदोन्नति, सार्वजनिक मान्यता और बड़े पैमाने पर वित्तीय पुरस्कार था। विफलता का मतलब धरती पर नरक में फेंक दिया जाना था। भुजांग ने व्यक्तिगत रूप से हुनान प्रांत के चांगशा में एक गुप्त जेल के निर्माण की देखरेख की थी। वहां कैदियों को लाओजियानो नामक एक कार्यक्रम से गुजरना पड़ा। इस शब्द का शाब्दिक अनुवाद श्रम के माध्यम से पुनः शिक्षा था, जो क्रूर नज़रबंदी के लिए सिर्फ एक चेहरा बचाने वाला शब्द था। जबकि क्रांति के तुरंत बाद स्थापित किए गए कुछ शिविर अनंतः बंद हो गए थे। ये उन लोगों के लिए था जो भुजांग के एजेंडों के अनुरूप नहीं थे। ये स्पष्ट नहीं था कि चीन के राष्ट्रपति को भुजांग की गुप्त जेल के बारे में पता भी था या नहीं। ली चिंतित दिख रहा था। उसे पता था कि उसे सफलता की अंतिम जिम्मेदारी लेनी होगी। उसे लगा कि भुजांग के साथ उस विशेष बातचीत का क्या नतीजा होगा। ये सोचकर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इसे मुझ पर छोड़ दो, उसने बहादुरी का दिखावा करते हुए कहा। लेकिन उसके माथे पर पसीना उस डर का सबूत था जो उसे सता रहा था। अगले दिन वे अपने मोबाइल और सैटेलाइट फ़ोन को वहीं छोड़कर अकेले ही यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि वे खोज जारी रखें, जबकि वे उन दूसरी जगहों पर जाएंगे जहां पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। ली ने टीम के एक जीप को सीएम रीप तक पहुंचाया, वह शहर जहां अंकोर आने वाले ज़्यादातर पर्यटक ठहरते थे। उन्होंने हवाई अड्डे के पास पार्क किया और एक टुकटुक में बैठ गए। उन्होंने ड्राइवर को निर्देश दिया कि वे उन्हें मैंगो क्यूसिन ले जाएं, जो अपने यूरोपीय मेनू के लिए मशहूर एक बढ़िया भोजनालय है। समय समय पर ली ड्राइवर के साइड व्यू मिरर में देखता था, सावधानी से बाहर देखते, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। वे रेस्टोरेंट के पास उतर गए, किराया चुकाया, गाड़ी के जाने का इंतज़ार किया और फिर पास के एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ पर चले गए। वहां से उन्होंने एक नंबर डायल किया और एक रिंग के बाद फ़ोन काट दिया। वह फ़ोन के पास ही खड़ा रहा और घंटी बजते ही फ़ोन उठाया। एपिसोड 47। पाम ने तुरंत जर्नी टू द वेस्ट का अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर दिया था। रात हो चुकी थी और डीआरडीओ का दफ्तर सुनसान था। जिस छोटे से दफ्तर में वह बैठी थी, वहाँ सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी थी। अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए वह स्निकर्स बार खाती थी। कभी कभी उसे लगता था कि काश वह भी अपने पिता की तरह धूम्रपान करने वाली होती। धूम्रपान करने वाले लोगों को कुछ और घंटे तक खुद को तरोताज़ा रखने के लिए सिर्फ निकोटीन की एक खुराक की ज़रूरत होती है। ये उपन्यास 7वीं शताब्दी में चीनी भिक्षु जुआन त्सांग की भारत यात्रा के एक आकर्षक विवरण था, जो बौद्ध धर्म के मूल पवित्र ग्रंथों तक पहुंचने के इरादे से किया गया था। इस काल्पनिक लगभग पौराणिक पुनर्कथन के अनुसार जुआन त्सांग
अपनी यात्रा के सन वुकोंग नामक एक शक्तिशाली बंदर के साथ था, जिसने कई हास्यास्पद स्थितियां पैदा की। वास्तव में जुआन त्सांग के सामने वाली कई समस्याएं सन वुकोंग की गलतियों के कारण पैदा हुई थीं, लेकिन उनके श्रेय के लिए बंदर ने उन्हें कई मुश्किलों से भी बाहर निकाला। ये उपन्यास पहली बार 16वीं शताब्दी में मिंग राजवंश के शासन के दौरान प्रकाशित हुआ था। इसमें जुआन त्सांग के अपने लेख द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स की व्यापक रूपरेखा को बरकरार रखा गया था, लेकिन इसमें लोक कथाओं और मिथकों को और कन्फ्यूशियस, ताओवादी और बौद्ध दर्शन से जुड़े विवरण जोड़े गए थे। ये काफ़ी लंबा भी था, 1,83,000 से कुछ ज़्यादा शब्द। पाठ को 100 अध्यायों में विभाजित किया गया था और 4 असमान भागों में व्यवस्थित किया गया था। पहले भाग में सन वुकोंग की पिछली कहानी के बारे में बताया गया था, जो मार्शल आर्ट, शारीरिक परिवर्तन और रहस्यों के अलावा ताओ का भी मास्टर था। अमरता के लिए दूसरे भाग में जुआन जांग के चरित्र का परिचय दिया गया था, जिस बदले हुए नाम से संदर्भित किया गया, और जुआनजांग के शुरुआती जीवन, उसके विशु तत्व और उन कारणों के बारे में बात की गई जिन्होंने उसे अपनी स्मारकीय यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। तीसरे भाग में वास्तविक यात्रा और भिक्षु और बंदर के कई कष्टों के बारे में बताया गया, क्योंकि वे धधकते पहाड़ों, गहरी घाटियों, चरम मौसम, दुष्ट जादूगर और डाकुओं के बावजूद अपने गंतव्य तक पहुँचे। अंतिम भाग में जुआनजांग के घर लौटने के प्रयासों का वर्णन किया गया है। पाम ने किताब के कुछ ही अध्याय पढ़े थे कि उसका फ़ोन बज उठा। ये मार्क का फ़ोन था। तुम देर तक जागते रहे, पाम ने जम्हाई दबाते हुए कहा। मैं भी आपके बारे में यही कह सकता हूँ, जवाब आया। आप वहाँ हैं? कार्यालय? वहाँ रुको, मैं आ रहा हूँ। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे अंदर आने देने के लिए सुरक्षा अधिकारी के पास संदेश छोड़ दो। क्या तुम्हें यकीन है मार्क? पाम ने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 1 बज चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कई दिनों से सोई नहीं थी, लेकिन मार्क ने जिद की, ये बहुत ज़रूरी है और मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकता। वे 15 मिनट के बाद पहुंचा और सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। वे तरोताज़ा और पूरी तरह से होश में दिख रहा था। आफ्टर शेव के निशान से पता चल रहा था कि उसने उससे मिलने से पहले खुद को तैयार कर लिया था, भले ही वह अजीब समय पर ही क्यों न हो। मार्क ने बिना किसी प्रारंभिक जांच के मामले को हाथ में ले लिया। मेरी टीम ने टूर्निकेट पर लगे खून का पूरा विश्लेषण किया है। नतीजे चौंकाने वाले हैं। उसने उसकी डेस्क पर एक पतला फोल्डर रखा। अंदर एक पेज की रिपोर्ट थी, जिसके ऊपर CBTT का लोगो लगा हुआ था। पाम ने इसे स्कैन किया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि संख्याओं का क्या मतलब है। रक्त और ऊतक के नमूनों में रीसस मकाक के साथ समानताएं दिखाई दी। मार्क ने रिपोर्ट को देखते हुए बताया। रीसस? पाम को याद आया कि उसने ये शब्द पहले भी सुना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहाँ सुना था। मार्क ने कहा, रेतीले बालों वाला गुलाबी चेहरे वाले बंदरों की ये प्रजाति चीन, अफ़गानिस्तान और भारत में पाई जाती है। आजकल ग्रामीण उन्हें फसलों को नुकसान पहुंचाकर होने वाली तबाही से जोड़ते हैं। ये उनकी गलती नहीं है कि हमने खेती के लिए उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। उसे अचानक याद आया कि उसने ये शब्द कहाँ सुना था। राव से, जब वह 3 कन्फ्यूशियस बंदरों के बारे में बता रहा था, जो कोई बुराई नहीं देखते, कोई बुराई नहीं सुनते और कोई बुराई नहीं बोलते। इसके बारे में सोचो।
सच्ची शक्ति 3 बंदरों के नियमों का पालन करने से आती है और भारत में हमने हमेशा रीसस प्रजाति को पवित्र माना है। पाम का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये पूरी बंदर पहेली क्या है? उसने रिपोर्ट रख दी और जर्नी टू द वेस्ट की प्रस्तावना पर वापस लौट आई। इसमें बताया गया था कि ह्वेनसांग की मूल यात्रा में उसके साथ शुरू के बंध नाम का एक व्यापारी था। बंध? क्या ये नाम बंदर से प्रेरित है, जो कि हिंदी में बंदर के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? मार्क ने बताया, मानव रक्त में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन रीसस रक्त में 48 होते हैं। और ये नमूना? पाम ने पूछा। 47 दोनों प्रजातियों के बीच कहीं। ये काफ़ी अविश्वसनीय है। मार्क की आवाज़ में उत्साह संक्रामक था। पाम ने उसे देखा। पहले तो वह उलझन में थी, फिर उसे समझ में आने लगा। वह भी खुशी से मुस्कुराई और अचानक बिना किसी चेतावनी के उनके बीच की हवा प्रत्याशा से भर गई। वे एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली हुई थीं। फिर धीरे धीरे, लगभग श्रद्धापूर्वक, मार्क नीचे झुका और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया। पाम चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें खुली और चौकन्नी थीं। उनके होंठ एक दूसरे से मिले। वे दोनों जानते थे कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। एपिसोड 48। यात्रा शुरू करने के 1 साल बाद मैं और मेरा दल, जो कि दुखद रूप से कमज़ोर हो चुका था, पहाड़ों को पार करके ग्रेट खान द्वारा नियंत्रित स्टेप्स में पहुंच गए और जियो के पश्चिमी क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया। हम जल्द ही ग्रेट प्योर लेक पहुंच गए, जिसमें गर्म समुद्र के साथ के नाम से भी जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि ये कथित तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी खारी झील है। इसका पानी गर्म, काला, नीला था, जो जीभ पर कड़वा था, और ऐसी अफवाहें भी थीं कि झील में समुद्री राक्षस रहते हैं, इसलिए इसका तापमान अधिक था। महान खान की शीतकालीन राजधानी महान शुद्ध झील के उत्तर पश्चिमी किनारे पर सुई में थी। उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी प्रसिद्ध चेशी थी। महान खान का साम्राज्य, जिसे बाद में पश्चिमी तुर्किक खगानाटे के नाम से जाना गया, अपने चरम पर था। खान शब्द बस खगान का संक्षिप्त रूप था, जिसका अर्थ कुछ तुर्किक भाषाओं में प्रमुख या शासक होता है। मैं उत्सुकता और घबराहट के मिश्रण के साथ उनके निवास की ओर बढ़ा। आखिरकार वे शियों के पश्चिमी क्षेत्रों से परे सबसे शक्तिशाली शासक थे। उन्हें एक क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन सम्राट ताइजोंग के साथ उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। कहा जाता है कि उन्होंने चीनी सम्राट के लिए कीमती पत्थरों से जड़े ठोस सोने के कई बेहतरीन बेल्ट भेजे थे। इसके अलावा स्टोपेज के 5000 मजबूत घोड़े भी भेजे गए थे। खान और उसके लोग नोज़ माज़दा नामक एक देवता के उपासक थे, जिन्होंने कथित तौर पर बुराई के खिलाफ अपनी लड़ाई में उनकी मदद करने के लिए यू नामक आत्माओं का निर्माण किया था। माज़दा की सहायता करना उपासकों को पवित्र कर्तव्य था। यूट्रिड में संदर्भ में बौद्ध भिक्षुओं के संदर्भ में इस विश्वास को समझना और आशा करना कि मैं मार्ग पर चलूँगा, लेकिन ये कान और उसके अनुयायियों के सच्चे मार्ग पर ले जाता है, लेकिन इसके लिए समय नहीं था। जब मैं एक तंबू के अंदर आराम कर रहा था, तो मैंने घोड़ों के खुरों की घड़ाहट की आवाज़ सुनी। मैं बाहर भागा और देखा कि धूल का तूफान चल रहा है और सैकड़ों जानवर उनके सवार हाथों में भाले लिए सीधे हमारी ओर बढ़ रहे थे। जैसे कि पता चला, मेरा डर गलत था। ग्रेट खान हज़ारों स्प्रिंग्स नामक घने जंगल में शिकार करके लौट रहा था
उसने मुझे गले लगाने के लिए अपने घोड़े से उतरकर गर्मजोशी से स्वागत किया। वह बहुत खुश था कि मैं उसके लिए सामान लेकर आया था, जिसे डाकुओं ने चुराने की कोशिश की थी। वह दिखने में बहुत आकर्षक था। उसने हरे साटन का लबादा पहना हुआ था। उसके बाल 10 फुट लंबे रेशमी बैंड से बंधे थे, जो उसके सिर के चारों ओर लपेटा हुआ था और उसके पीछे गिर रहा था। उसके चारों ओर बढ़िया ब्रोकेट और फर से सजे 200 अधिकारी थे। उनके चारों ओर हजारों लोग भाले, धनुष और झंडे लिए खड़े थे और शानदार ढंग से सजे ऊँटों और घोड़ों पर सवार थे। भीड़ की गिनती करना असंभव था। खान के भव्य यट में मेरे सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया था, जो एक विशाल गोल तंबू था, जो अपने निवासियों को कठोर ठंड से बचाने के लिए फर और खाल से ढका हुआ था। अंदरूनी भाग सोने के फूलों से सजा हुआ था, जो तेल के दियों की रोशनी में चमक रहे थे। मेहमानों के सामने मटन और उबले हुए बछड़े के क्वार्टर रखे गए थे, जो चटाई की 2 लंबी पंक्तियों पर बैठे थे। भोजन के साथ प्रचुर मात्रा में शराब परोसी गई थी। इस उल्लास में कि ऑर्केस्ट्रा ने भी सहयोग किया, जो कई तरह के राग बजा रहा था, जो मेरे कानों को अजीब लग रहे थे। महान खान और उनके अनुयायियों के बारे में बहुत कम ही ऐसा था जो नाजुक या परिष्कृत लगता हो। उनमें कच्ची शक्ति झलकती थी। महान खान ने अपने रसोइयों से मेरे लिए एक विशेष भोजन की व्यवस्था करने को कहा था, क्योंकि उन्हें पहले से ही बताया गया था कि बौद्ध भिक्षु शाकाहारी होते हैं। मेरे सामने अंगूर के सिरप के साथ विशेष चावल के केक, क्रीम, घोड़े का दूध, क्रिस्टलीकृत चीनी, शहद और किशमिश रखे गए थे। खान ने मुझे एक छोटा उपदेश देने के लिए कहा और मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि मेरा भाषण केवल प्रेम और आपसी सम्मान के बारे में था। मैंने बौद्ध धर्म के 10 गुणों की बात की, जिसमें अहिंसा, उदारता, सत्यवादिता, ईमानदारी, यौन दुराचार का त्याग, दूसरे की मदद करना, प्रार्थना करना, अभद्र भाषा से बचना और क्रोध को त्यागना और विद्मी विचारों को त्यागना शामिल था। मैंने अपना प्रवचन छोटा रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि खान को लगे कि मैं एक प्रचारक हूँ। मैंने देखा कि तांग साम्राज्य का एक दूत भोज में मौजूद था। वह पूरे भोजन के दौरान मुझे संदेह भरी निगाहों से देखता रहा। वह चिंतित था। मैंने सम्राट की इच्छा के विरुद्ध चीन छोड़ा था। सम्राट ताइजोंग को जल्द ही अपने राजदूत के माध्यम से मेरी अवज्ञा के बारे में पता चल जाता, अगर उन्हें पहले से पता नहीं था। भोज के बाद दूत मेरे पास आया और मुझसे कहा कि सम्राट खुश नहीं होगा। उसकी छोटी धूर्त आंखें मेरी प्रतिक्रिया के लिए मुझे ध्यान से देख रही थीं। कृपया महामहिम को सूचित करें कि मैं जैसे ही हमारे सम्राट और बुद्ध की सेवा में दीसान सुचुआन बन जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने यथासंभव शांति से उनके कान में फुसफुसाया। दूत तुरंत चुप हो गया। मुझे नहीं पता था कि वह क्या संदेश देगा, लेकिन मुझे संदेह था कि वह अपनी बाजी सुरक्षित रखना चाहता था। उसे नहीं पता था कि मेरे पास सम्राट की मंजूरी है या नहीं। मेरी सहज बुद्धि ने मुझे बताया कि वह सुरक्षित खेल खेलेगा और अपने स्वामी के सामने इस मामले को उठाने से बचेगा। महान खान ने मुझे इंदु जाने से रोकने की कोशिश की, इसे बर्बर लोगों की भूमि कहा, लेकिन मेरे दृढ़ संकल्पों को देखते हुए उन्होंने मुझे गांधार के राजकुमारों के लिए परिचय पत्र दिए, जो उनके जागीरदार थे। उन्होंने मुझे रेशम के 50 टुकड़े और लाल साटन के कपड़े का एक भेंट दिया। फिर उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों को इंदु की यात्रा के दौरान मेरे साथ चलने का आदेश दिया। मैंने महान खान को बहुत धन्यवाद दिया। फिर मैंने बुद्ध को उनके आध्यात्मिक घर तक मेरा रास्ता खोलने के लिए धन्यवाद दिया। मैं तरोताज़ा और उत्साहित महसूस कर रहा था। मैं अपने कदमों में
नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ने की तात्पर्य था। एपिसोड 49। रॉ के लोधी रोड मुख्यालय के एक कार्यालय में जया राव के दस्तावेज को व्यक्तिगत रूप से स्कैन और प्रिंट कर रही थीं। ये एक थकाऊ प्रक्रिया थी। वे बाइंडिंग को सुरक्षित रखना चाहती थीं, इसलिए उसे फीडर में कई पेज लोड करने के बजाय प्रत्येक पेज को फ्लैटबेड स्कैनर पर खोलना पड़ा। बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं था जो ये संकेत दे कि इमारत रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कब्जे में है। 11 मंजिला इमारत प्राइम रियल एस्टेट पर बनी थी, जो प्रसिद्ध लोधी गार्डन के कुछ ही दूरी पर थी, जहां दिल्ली के अमीर और शक्तिशाली लोग सुबह की सैर करते थे। इमारत में रॉ के सभी डिवीजन की एक छत थी, जिसमें एक संचार अवरोधन इकाई, काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन, विशेष ऑपरेशन विभाग, कंट्री डेस्क, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस सेक्शन, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जैसे गुप्त डिवीजन और अकाउंट जैसे अधिक सामान्य और सांसारिक कार्यों को बनाए रखने वाले डिवीजन शामिल थे। जैसे जैसे हर पेज को स्कैन किया जाता है, जया अपलोड की गई छवि की समीक्षा करती थी ताकि रिजोल्यूशन और पूर्णता की जांच की जा सके। फिर उसने चीनी और तमिल भागों को चिन्हित किया, उन्हें क्रमिक रूप से क्रमांकित किया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इंजन मूल अनुक्रम को बनाए रखे। वह रॉ में भाषाविदों द्वारा बनाए गए एक मालिकाना सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही थी, जो कई प्रारूपों और भाषाओं में आने वाले स्कैन पर नज़र रख सकता था। ये तक इनका अनुवाद और मिलान कर सकता था। सामान्य ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को मशीन प्रिंटेड टेक्स्ट को पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया था, न कि हस्तलेखन या कर्सिव स्क्रिप्ट या सुलेख को। ये हमेशा बाधाएं थीं। रॉ सिस्टम उन्हें कहीं बेहतर तरीके से संभाल सकता था। इंडिया गेट, जो पेरिस के आर्क डी ट्रियोम्फे जैसा दिखता था, उसके मेहराब के नीचे एक काले संगमरमर का चबूतरा था। चबूतरे पर एक उल्टी राइफल की मूर्ति थी, जिसके ऊपर एक युद्ध हेलमेट लगा हुआ था, जिसके चारों ओर 4 गैस मशालें थीं। अमर जवान ज्योति या अमर सैनिक की लौ के नाम से जाने वाली ये संरचना 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में भारत की स्मारक के रूप में काम करती थी। क्या हम सही रास्ते पर हैं? VTK ने बिना सिर घुमाए पूछा। हाँ, उस आदमी ने जवाब दिया और लॉ को घूरता रहा। हमने संपर्क स्थापित कर लिया है और अब ये केवल समय की बात है। VTK चुप रहे, गहरी सोच में डूबे रहे। वे एक ऐसी धुंधली दुनिया थी जिसमें किसी दूसरे की मंशा या वफादारी के बारे में बताना असंभव था। एक हॉलीवुड अभिनेता ने एक बार कहा था कि आदमी उतना ही वफादार होते हैं जितने उनके पास विकल्प होते हैं। बेशक वे एक अलग संदर्भ में बोल रहे थे, लेकिन VTK का दृष्टिकोण भी कुछ ऐसा ही था। हर कोई वफादार होता है, लेकिन किसके प्रति या किस चीज़ के प्रति, ये समय समय पर बदलता रहता है। VTK ने अंत में कहा, यदि परिणाम सफल रहा तो ये आपके और मेरे लिए अच्छा होगा। हम कोई गलती नहीं कर सकते। क्या नाली ठीक से काम कर रही है? क्या आप आश्वस्त हैं? आदमी ने सिर हिलाया। वाइल्ड कार्ड पाम घुराना। हमें उसे काबू में रखना चाहिए ताकि अंतिम परिणाम खतरे में ना पड़े। VTK ने पूछा, उसकी गतिविधियां क्या रही हैं? दोनों पुरुषों ने अगले कुछ मिनटों के बाद चर्चा करते हुए बिताए। हम एक ही पत्थर से 2 शिकार कर रहे हैं, आदमी ने कहा। असल में 3, अगर हम माँ को भी शामिल कर लें। VTK ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि प्रतिक्रिया क्या होगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उससे निपटेंगे। हालांकि हमें सावधान रहना होगा। हर जगह हमारी आंखें और कान हैं, खास तौर पर डोकलाम के बाद। VTK ने समाधि स्थल के चारों तरफ खुदे अमर जवान शब्द पढ़े। वे मन ही मन हंस पड़े।
इन शब्दों का मतलब था अमर सैनिक, लेकिन सच तो ये था कि सैनिक इसलिए सैनिक थे क्योंकि वे मरने को तैयार थे। इसमें अमरता क्या थी? और ये पूरा प्रकरण सत्ता, ताकत और अमरता की ये उन्मत्त खोज, इसे किसने प्रेरित किया? हजारों सालों में कुछ भी नहीं बदला। यही इच्छा है और आधुनिक सरकारें भी इससे अलग नहीं हैं। राष्ट्रीय राज्यों ने अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त हासिल करने के लिए जासूसी, गुप्त कार्रवाइयों और सूचना संग्रह पर अरबों खर्च किए। वीटीके ने स्मारक के कोनों पर रखे 4 कलशों को देखा। केवल एक ही लगातार जलता है, बाकी 3 केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जलाए जाते थे। क्यों? अगर हजारों लोग अपने देश के लिए मर गए तो क्या देश चारों लपटों को लगातार जलाए नहीं रख सकता था? उन्होंने खुद को अपनी कल्पना से बाहर निकाला और अपने साथी की बातों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने अपनी मीटिंग को इन शब्दों के साथ समाप्त किया, हमारे बीच आगे का सारा संवाद केवल स्क्रैम्बल किए गए फ़ोन पर ही होना चाहिए। अंतिम परिणाम प्राप्त होने तक मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आगे के एपिसोड में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।